नमस्कार। आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं डीपीएन सिंह, फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट। आज यूपीएससी 2023 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रारंभिक परीक्षा में, उन प्रश्नों का आज मैं बृहद तरीके से डिस्कशन या कहें तो उसका विश्लेषण करूंगा। एक एक प्रश्न जो यूपीएससी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो यूपीएससी 2023 में पूछा गया था, उनके आंसर क्या होंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, या उससे संबंधित और भी विशेष जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चंस को जब भी हम देखते हैं तो प्रथम दृष्टया हम उसको देखने के बाद थोड़े असहज महसूस करते हैं, खासकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो प्रश्न यूपीएससी पूछता है वो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस से बाहर या आपके पहुंच से दूर उसका उत्तर हो, ऐसा प्रश्न पूछता है। वो आपके आसपास की चीजों को ही ध्यान में रखते हुए प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ देगा और उसी से संबंधित उत्तर चाहता है। तो कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन 2023 में यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। आइए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से पूछे गए प्रश्न थे। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान से इस प्रश्न को आप देखेंगे कि भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र हैं, उनसे संबंधित स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर विचार करने के लिए बात कहा जा रहा है। और क्या स्टेटमेंट है उसमें? पहला स्टेटमेंट कहा गया कि उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं होता है, यहां नहीं शब्द लिखा हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। दूसरा, उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन है, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। प्रश्न है, उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न को जानने से पहले, इस प्रश्न को करने से पहले तो हमें यह जानना होगा कि कोयला आधारित जो तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं, आखिर ये है क्या। देखिए, जो शक्ति संयंत्र होते हैं, आपको दो प्रकार के शक्ति संयंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक जो होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और एक होता है बेटा थर्मल पावर प्लांट। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और तापीय ऊर्जा संयंत्र। ये जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में आप देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, और न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं जिससे ये इनमें विखंडन शुरू हो जाता है। और यह विखंडन जो होता है एक प्रकार से श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में विखंडन होता है।
यानी कि तेजी से चेन रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। और जब तेजी से चेन रिएक्शन होता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं, वह छोटे छोटे नाभिकों में टूटते चले जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक तरह से देखा जाए तो यह जो चेन रिएक्शन होता है, श्रृंखला अभिक्रिया, ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इसका उदाहरण आप देखिए तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में परमाणु बम जो गिराया था, वो इसी चेन रिएक्शन का एक परिणाम है, जिसका प्रभाव आज भी हमको देखने को मिलता है। सोचिए कितनी ऊर्जा उसके अंदर निहित होती है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इस ऊर्जा को, जो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, जो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, इसको हम लोग नियंत्रित करके जो इससे प्राप्त जो ऊर्जा है उसका उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन में करें। उसके लिए इन्होंने नाभिकीय संयंत्र बनाने के बारे में सोचा और नाभिकीय संयंत्र बनाया। सबसे पहले तारापुर महाराष्ट्र में नाभिकीय संयंत्र को स्थापित किया गया। उसके बाद रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुड़नकुलम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, तमाम नाभिकीय संयंत्र स्थापित किए गए। नाभिकीय संयंत्रों में जो मुख्य बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि नाभिकीय जो ऊर्जा संयंत्र हैं उनमें एक जो होता है जिसे कहा जाता है मंदक, मंदक का प्रयोग करते हैं। मंदक क्या करता है कि जो नाभिकीय संयंत्रों में जो चेन रिएक्शन होता है, जो अभिक्रिया होती है, जो तीव्र गति से श्रृंखला अभिक्रिया होती है, उसको धीमा करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। तो उसको धीमा करने के लिए मंदक का प्रयोग करते हैं और मंदक के रूप में उस नाभिकीय संयंत्र में या तो D2O या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जब हम तीनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं नाभिकीय संयंत्र में, तो वो उस श्रृंखला अभिक्रिया को धीमा कर देता है। क्योंकि श्रृंखला अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से हो रही थी। नाभिकीय संयंत्र बनाया गया है विद्युत उत्पादन के लिए, जो उससे ऊर्जा प्राप्त होती है उससे हम लोग विद्युत उत्पादन करते हैं। और तमाम और क्षेत्रों में, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, खाद्य संरक्षण के क्षेत्र में हम लोग उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो श्रृंखला अभिक्रिया जो तीव्र गति से हो रही थी उसको नियंत्रित करने के लिए उसमें मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के साथ साथ चूंकि नाभिकीय संयंत्र में वो श्रृंखला अभिक्रिया चल रही है, तो नाभिकीय संयंत्र में जब श्रृंखला अभिक्रिया चलती है तो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, जिससे कि पूरा का पूरा जो पात्र है वो गर्म हो जाता है। तो उसको ठंडा रखने के लिए इसमें शीतलक का प्रयोग किया जाता है, जिसको कूलेंट्स कहते हैं। शीतलक के रूप में या तो जल या तो वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या लिक्विड सोडियम इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो जो पात्र है, जो संयंत्र है, वह ठंडा हो जाता है। अब हमने मंदक डालकर श्रृंखला अभिक्रिया को धीमा कर दिया, हमने शीतलक डालकर उसे ठंडा कर दिया संयंत्र को। धीरे धीरे अभिक्रिया चलती रहती है, चूंकि न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से टकराते रहेंगे और जब तक टकराते रहेंगे तब तक श्रृंखला अभिक्रिया चलती रहेगी। तो जितनी ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है वह ऊर्जा जब हमें प्राप्त हो जाती है तो इस अभिक्रिया को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है, और रोकने के लिए न्यूट्रॉनों के टकराहट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रोकना होता है। तो न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब करने के लिए इस संयंत्र में न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर डालते हैं। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर के लिए आप सबको मालूम होना चाहिए कि कैडमियम या बोरॉन के रॉड का प्रयोग करते हैं। कैडमियम या बोरान का रॉड डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाता है। यह तो बात हो गई न्यूक्लियर पावर प्लांट की।
कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है यह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, जिसमें हम लोग कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कराते हैं। यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 जैसे आइसोटोप्स को लेकर उसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी कराई जाती है, उनमें विखंडन शुरू होता है, एनर्जी निकलती है और उसी एनर्जी का उपयोग हम लोग विद्युत उत्पादन में करते हैं। संयंत्र में अभिक्रिया को धीमा करने के लिए मंदक का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में हम लोग ग्रेफाइट, D2O या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। संयंत्र गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा रखने के लिए उसमें शीतलक का प्रयोग करते हैं। उसके लिए जल, CO2, लिक्विड सोडियम इत्यादि का प्रयोग करते हैं। जब हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है हमारे आवश्यकता अनुसार, तो हम लोग उसे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए कैडमियम या बोरान के रॉड को उसमें डाल देते हैं न्यूक्लियर नाभिकीय रिएक्टर में, जिससे क्या है कि वो अभिक्रिया धीमी हो जाती है या रुक जाती है। ये तो हो गई न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात। लेकिन थर्मल पावर प्लांट जो होता है, तापीय शक्ति संयंत्र जिसे कहते हैं, इसे चलाने के लिए हमें जीवाश्म ईंधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोयला हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, तो ऐसे जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है। तापीय जो ऊर्जा संयंत्र है, ये जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है, इसे चलाने के लिए जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता होती है। और याद रखिएगा कि इस तापीय ऊर्जा संयंत्र को चलाने के लिए समुद्री जल का भी उपयोग किया जाता है, ताकि जो उसका कंडेंसर सिस्टम हो उसको हम लोग ठंडा रख सकें। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ समुद्री जल का ही उपयोग किया जाए, साधारण जल का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे तटीय क्षेत्रों के नजदीक जो संयंत्र, तापीय संयंत्र हैं, तटीय क्षेत्रों के नजदीक उनको ठंडा करने के लिए समुद्री जल का उपयोग किया जाता है। तो यहां पहला ऑप्शन देखिए आप लोग, पहला ऑप्शन है कि उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। तो नहीं होता है, नहीं होता है, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। यानी भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में जो बात कही गई है कि किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि समुद्री जल का उपयोग होता है, लेकिन सभी में नहीं। कुछ में समुद्री जल का उपयोग होता है और कुछ में साधारण जल का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए यह ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है कि उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। बहुत सारे जो तापीय शक्ति संयंत्र हैं, ऐसे स्थानों पर उन्हें स्थापित किया गया है जहां जल संकट की समस्या बनी रहती है। जैसे बीरभूम हो गया, नागपुर हो गया, जैसे रायचूर हो गया। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां आपको देखने को मिलेगा कि वहां जल का संकट बना रहता है और जल के संकट के कारण ही वहां विद्युत उत्पादन में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा ऑप्शन है, इससे इसके संदर्भ में कि जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है ये तापीय शक्ति संयंत्र, ऐसा नहीं है। तापीय शक्ति संयंत्र जो है ऐसे स्थानों पर भी स्थापित है जहां जल संकट की समस्या बनी हुई है। आपको बता दूं कि 40% से ऊपर तापीय शक्ति संयंत्र ऐसी जगहों पर स्थापित किया गया है। तीसरा जो ऑप्शन है, यानी यह ऑप्शन भी गलत है। तीसरा जो है, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि अडानी पावर लिमिटेड 13,000 समथिंग मेगावाट का विद्युत उत्पादन करता है वो। तो अडानी पावर जो लिमिटेड है, ये आखिर जो तापीय शक्ति संयंत्र नहीं है तो और क्या है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तापीय शक्ति संयंत्र जो है वह निजी स्वामित्व में भी है, निजी स्वामित्व में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। यह ऑप्शन भी इसका गलत है। तुम्हें उपयुक्त में से कितने कथन सही है इसमें पूछा गया है, तो इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, यह ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि पहला प्रश्न जो आपको बताया गया कि भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो
कथन सही है या नहीं है, इनको हमने एक्सप्लेन किया, बताया कि क्यों नहीं है। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी हो गई कि जो शक्ति संयंत्र होते हैं, एक न्यूक्लियर शक्ति संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और एक होता है थर्मल पावर रिएक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यह बात भी आपको समझ में आ गई। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, यूपीएससी 2023 में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में जो प्रश्न पूछा गया था, आज मैं उस दूसरे प्रश्न का डिस्कशन कर रहा हूं। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न जो है, वोल्वेचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है। वोल्वेचिया पद्धति के बारे में पहले आपको जानना होगा कि आखिर यह है क्या। देखिए, वोल्वेचिया जो है, यह एक प्रकार का जो वोल्वेचिया है, यह एक प्रकार का प्राकृतिक जीवाणु है। क्या है ये? प्राकृतिक जीवाणु, जो मच्छरों सहित कई जीवों में पाया जाता है। और इतना ही नहीं, ये जो वोल्वेचिया जो है, जीवाणु जो है, ये किसी भी जीव को संक्रमित नहीं करता, किसी भी जीव को संक्रमित नहीं करता। और इतना ही नहीं, ये जो है वोल्वेचिया जो जीवाणु है, किसी भी जीव को संक्रमित नहीं करता। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक इस पर कई वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं। क्या अध्ययन कर रहे हैं कि वोल्वेचिया जो जीवाणु है, ये किस प्रकार से वायरस के संक्रमण को रोकता है। किसके संक्रमण को? वायरस के संक्रमण को रोकता है। और उसी पर इन्होंने एक प्रयोग भी किया है। वैज्ञानिकों ने क्या प्रयोग किया, आप लोग को मालूम होगा कि जो डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है, जिसे हम लोग मादा एडीज इजिप्टी कहते हैं, मादा एडीज इजिप्टी, वोल्वेचिया के साथ इसको प्रसारित किया गया। वोल्वेचिया के साथ इसको वातावरण में प्रसारित किया गया। और परिणाम यह हुआ कि ये जो मादा एडीज इजिप्टी है, ये जो सामान्य जो मच्छर हैं, जब सामान्य मच्छरों से प्रजनन करता है, तो परिणाम यह होता है कि ज्यादातर मच्छरों में वोल्वेचिया जीवाणुओं की मात्रा पाई गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि जो मच्छर, बहुत सारे मच्छर आपको मालूम होगा कि वायरस लेकर जाते हैं और मनुष्य के शरीर में वायरस से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उसको उत्पन्न करते हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, ऐसे तमाम वायरस से होने वाले रोग हैं। तो वोल्वेचिया पद्धति का उपयोग जो है, मच्छर के द्वारा जो वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग होता है, उन रोगों को नियंत्रित करने के लिए एक पद्धति विकसित की गई, जिसे वोल्वेचिया पद्धति कहा जाता है। प्रश्न यह उठता है कि चलो सर, आपने यह तो बता दिया कि वोल्वेचिया पद्धति क्या है, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करता है, यानी इसका ए ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन गलत है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जीवाणु क्या है और विषाणु क्या है। एक बड़ा छोटा सा शब्द है, लेकिन इन शब्दों का मतलब क्या है। देखिए, जीवाणु एक सूक्ष्म जीव है
और पूर्ण रूप से इसे जीवित जीव कहा जाता है। इसके शरीर का निर्माण जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिनमें राइबोसोम पाया तो जाता है, लेकिन वह 70S टाइप का पाया जाता है, 70S टाइप का, जो प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। इसमें मीसोसोम पाया जाता है। मीसोसोम एक ऐसी संरचना होती है जो बैक्टीरिया के शरीर में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करती है। चूंकि ये प्राचीन समय में जो जीवधारी जब पृथ्वी पर उत्पन्न हुए थे उनके शरीर का निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ था, इसीलिए इसको प्राचीन कोशिका भी कहा जाता है। जीवाणु, कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, कुछ जीवाणु हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, उस डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर वायरस की बात की जाए, जिसे विषाणु कहते हैं, तो वायरस जो होता है ये, इसको कहा जाता है लिंकेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। अर्थात जब वायरस सजीव के शरीर में होता है तो वह प्रजनन करने लगता है, यानी वो सजीव होता है, और जैसे ही शरीर से बाहर निकलता है वह निर्जीव हो जाता है। इसीलिए इसको लिंकेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कहा जाता है। इसीलिए जब वायरल डिजीजेस होते हैं ना, वायरस से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं ना, उनका इलाज जल्दी प्राप्त नहीं होता अगर कोई नया वायरस रोग उत्पन्न करता है। जैसे अभी हाल ही में एक पैंडेमिक आप लोगों ने देखा होगा, कोविड-19 एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला और उसका तत्काल इलाज नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों ने इसका इलाज खोजा, तमाम वैक्सीनेशन का प्रोसेस चलाया गया, भारत में भी चलाया गया कोविशील्ड और कोवैक्सीन। तो ऐसे उसका इलाज जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि वो लिंकेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। चारों तरफ उसका आवरण जो होता है प्रोटीन का बना होता है, विषाणुओं के चारों तरफ का आवरण, जिसे कैप्सिड कहते हैं। कुछ विषाणुओं में, कुछ वायरस में डीएनए पाया जाता है, कुछ वायरस में आरएनए पाया जाता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि डीएनए और आरएनए दोनों में एक ही वायरस में पाया जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी विविधता होती है। ये विषाणु होते हैं। पादप विषाणु होता है, जंतु विषाणु होता है, और एक विषाणु जो होता है जिसे कहा जाता है बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। गंगा नदी में आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा नदी में जो जीवाणु गंगा नदी के पानी को प्रदूषित करते हैं, उन जीवाणुओं को खाने का काम, उन विषाणुओं को खाने का काम, जीवाणुओं को खाने का काम कौन करता है? बैक्टीरियोफेज करता है। इसलिए उसको बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस कहा जाता है। इसीलिए गंगा नदी का पानी जो है बहुत दिनों तक आप देखते होंगे अशुद्ध नहीं होता है, उसमें दुर्गंध नहीं आती है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसे बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस कहते हैं, यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खाने वाला हो। तो ये 3 प्रकार के वायरस होते हैं। क्लियर? बहुत तमाम तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। वायरसेस से बहुत सारे रोग होते हैं, उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। तो ये बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि वोल्वेचिया पद्धति जो है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करता है। और मैंने बताया कि यह एक जीवाणु है जो विषाणुओं के प्रसार को रोकता है, मच्छरों या जीवधारियों को संक्रमित नहीं करता। वैज्ञानिक इस पर प्रयोग कर रहे हैं, और एडिस इजिप्टी के साथ वोल्वेचिया को वायुमंडल में, वातावरण में प्रसारित किया गया। तमाम मच्छरों से जब इनका मादा एडिस इजिप्टी का जब प्रजनन हुआ तो उससे वोल्वेचिया की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में डेंगू, चिकनगुनिया, जीका और तमाम वायरस से उत्पन्न होने वाले रोगों को हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ए है। तीसरा प्रश्न देखिए, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। प्रश्न क्या है? माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। दूसरा है स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना। तीसरा है उद्यान कृषि के पादपों के क्लोनी प्रसार को संवर्धित करना। चौथा, किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषध को की प्रभावकारिता का आकलन करना।
सबसे पहले तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए जो होता है, डीएनए का एक छोटा खंड होता है, डीएनए का एक छोटा भाग होता है। अगर मैं कहूं तो आमतौर पर लंबाई में 1 से 6 या अधिक क्षार युग्म जिनका विशेष जीनोमिक स्थान पर कई बार अनुक्रमण होता है, उसे माइक्रोसैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। एक प्रकार से ये माइक्रोसैटेलाइट जो होता है, ये जीनोमिक्स से संबंधित है। माइक्रोसैटेलाइट जो है, एक तरह से बताऊं आपको तो ये जीनोमिक्स से संबंधित है। और प्रश्न उठता है कि जीनोमिक्स क्या है? तो जीनोमिक्स जो होता है एक ऐसा विषय जिसमें हम जीनोम का अध्ययन करते हैं, जीनोम का अध्ययन करते हैं। और जीनोम क्या है? तो जीनोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जीन जो है उसे हम लोग जीनोम कहते हैं। और इसी जीनोम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे जीनोमिक्स कहते हैं। और माइक्रोसैटेलाइट जो है जीनोमिक्स से संबंधित है, जो कि डीएनए के एक छोटे खंड को संदर्भित करता है। क्या करता है? जो डीएनए के एक छोटे खंड को संदर्भित करता है, डीएनए के छोटे खंड को संदर्भित करता है, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये डीएनए अनुक्रम जो होते हैं ये आमतौर पर गैर कोडित होते हैं, यानी इसमें कोडित मतलब कोडिंग नहीं होता है, गैर कोडित होते हैं। इसके डीएनए के जो अनुक्रम होते हैं, जो 1 से 6 बेस पेयर वाला जो मैंने आपको बताया है। तो इस प्रकार से जो इसका उपयोग कहा जाए, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का जो उपयोग है आजकल के समय में रोग की व्यापकता को जानने के लिए, रोग की व्यापकता को जानने के लिए हम लोग माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ दुर्लभ रोगों से संबंधित जीनों की पहचान करने में, रोगों की व्यापकता को जानने के लिए माइक्रोसैटेलाइट डीएनए का प्रयोग करते हैं। जो दुर्लभ रोग होते हैं उससे संबंधित जीनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। और इतना ही नहीं, तमाम तरह की जो एक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उनके नैदानिक विधियों के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और उन बीमारियों के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाए, यानी नए नए औषधियों के निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न को अगर हम देखें तो प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। अगर इस प्रश्न का सबसे ऑथेंटिक उत्तर अगर बोला जाए तो मेरे अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो उत्तर है वह ए है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषध परीक्षण कर औषधों को प्रभावकारिता का आकलन करने में भी माइक्रोसैटेलाइट डीएनए मदद करता है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो सबसे सटीक आंसर इसका ए है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को इस प्रश्न का जो उत्तर है कि माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना, यानी रोगों की व्यापकता को जानना, दुर्लभ रोगों से संबंधित नए जीनों की जानकारी प्राप्त करना। इतना ही नहीं, बीमारियों के निदान के लिए उपाय खोजना और नई औषधियों का निर्माण करना बीमारियों के इलाज के लिए, यह सभी माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के द्वारा संभव होता है। यह तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ। और यह इस प्रश्न के बारे में जानकारी हुई कि माइक्रोसैटेलाइट क्या है, जीनोमिक्स से संबंधित है। डीएनए के एक छोटे खंड होते हैं और एक आमतौर पर लंबाई में 1 से 6 बेस पेयर्स या अधिक क्षार युग्मों जिनका एक विशेष जीनोमिक स्थान पर कई बार अनुक्रमण होता है। और यह आमतौर पर
रोगों की व्यापकता और दुर्लभ रोगों से संबंधित जीनों की पहचान करने में, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि नैदानिक रोगों के निदान करने में या औषधियों के निर्माण में प्रयोग किया था। यह तो एक किसका जानकारी मैंने दिया, लेकिन प्रश्न यह है कि इस प्रश्न को करने से पहले अगर आपको यह नहीं पता होगा कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, तो फिर इस प्रश्न को आप कतई नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको चाहता हूं कि डीएनए के बारे में दे दूं। देखिए, डीएनए और आरएनए ये एक प्रकार से आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो यहां आरएनए की चर्चा नहीं की जा रही है, डीएनए की चर्चा की जा रही है। डीएनए जो होता है यह डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रखता है, यानी द्विकुंडलित संरचना होती है। द्विकुंडलित का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना होती है, और ये एक दूसरे से नाइट्रोजनस बेस से जुड़े होते हैं। ए फॉर एडेनिन, गुएनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये AGCT से जुड़े होते हैं। और एडेनिन जो होता है हमेशा डबल बॉन्ड थाइमिन से जुड़ा रहता है, और गुएनिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा रहता है। ये जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन और गुएनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से जुड़ा रहता है, और इस प्रकार से ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इस मॉडल की बात करें तो इस मॉडल को सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इस मॉडल को प्रस्तुत किया था, वाटसन एंड क्रिक, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। यह तो डीएनए के बारे में जानकारी हुई। और डीएनए याद रखिएगा एक आनुवांशिक पदार्थ है, और आनुवांशिक पदार्थ का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो माता पिता के आनुवांशिक गुणों को बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है, उसे हम लोग आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो डीएनए एक महत्वपूर्ण जेनेटिक मटेरियल है जो व्यक्ति की रियल आइडेंटिटी को बताने में मदद करता है। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोगों को याद होगा या आप लोगों को जानकारी होगी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे, रेप कर दे या किसी अपराध में लिप्त हो, और उस अपराधी का साक्ष्य के रूप में डीएनए हेयर द्वारा, लार द्वारा, वीर्य द्वारा या ब्लड द्वारा प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग अपराधी साबित कर सकते हैं और उसे हम सब सजा दिला सकते हैं। तो इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। एलेक्स जेफरी साहब ने इसकी खोज किया था। बहरहाल, तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? इसका प्रश्न का उत्तर ए है, प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। इसका डी भी कहीं ना कहीं आंसर हो सकता है, लेकिन यह मेरे अनुसार इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह ए है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। यूपीएससी 2023 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अगले प्रश्न पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है? कार्बन तंतुओं का, अभी बताया जाएगा। दूसरा, कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर को करने से पहले तो हमें यह जानना होगा कि कार्बन तंतु होते क्या हैं। तो सबसे पहले तो कार्बन फाइबर जो होता है ये एक तरह से कार्बन की बनी एक लंबी श्रृंखला होती है जो बेहद कठोर, बहुत ज्यादा कठोर होता है। साथ ही साथ कठोर होने के साथ साथ ये मजबूत भी होता है और बहुत हल्का भी होता है। यानी कठोर भी होता है, मजबूत भी होता है और हल्का भी होता है। तो इन गुणों को देखते हुए आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो कार्बन फाइबर है ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी यूज किया जा रहा है और एयरक्राफ्ट में भी यूज किया जा रहा है, ताकि इनकी कठोरता, इनकी मजबूती और इनके
जो पार्ट्स हैं वो हल्के बने रहें। इनके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी इसमें पाया जाता है। कार्बन तंतु में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, उनमें से एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी पाया जाता है। इतना ही नहीं, ये जो कार्बन तंतु जो होता है ना, ये पर्यावरण अनुकूल होता है। पर्यावरण अनुकूल होता है, यानी पर्यावरण को किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने वाला फाइबर नहीं होता है, पर्यावरण अनुकूल होता है, ये आपको कह सकते हैं। लेकिन इसको पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता। एक बात याद रखिएगा कि कार्बन तंतु को जो है पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है। और कार्बन तंतु जो होता है, इसकी खासियत इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। एक बात और याद रखिएगा कि कार्बन तंतु जो होता है, इसकी खासियत है कि इसमें यह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी रखता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चालन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह विद्युत के प्रवाह को ले जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का गुण भी रखता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी रखता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है और हल्का होता है। इसी कारण से ऑटोमोबाइल सेक्टर में या एयरक्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि यह पर्यावरण के प्रति यह अनुकूल होता है। वर्तमान में कार्बन फाइबर अपशिष्ट जो है, ये जो कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं लिखा है, तो ये पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान में जो ये कार्बन फाइबर अपशिष्ट जो हैं, ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इन्हें पुनर्चक्रित किया जाए, लेकिन अभी तक इसको सफल नहीं बना पाया गया है। तो इसलिए इस जो प्रश्न का जो उत्तर है वह केवल ए होगा, 1 होगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, यह कार्बन फाइबर के बारे में आपको जानकारी दी गई कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल होता है, यह तो सही है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, यह ऑप्शन नहीं सही है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो केवल एक सही है, बी सी डी नहीं सही है, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। कार्बन फाइबर के बारे में आपको जानकारी दे दी गई कि कार्बन फाइबर होता क्या है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा शब्दों का इसमें खेल है। जाहिर सी बात है यूपीएससी का प्रश्न है, तो इसमें थोड़ा विचार तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न बहुत आसान है, प्रश्न बहुत टफ नहीं था, प्रश्न बहुत आसान है। लेकिन अगर ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे तो इसका उत्तर उसी में छिपा हुआ है। जैसे प्रश्न है कि निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। पहला, कार क्रैश या टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं पता लगाना। मतलब जो कार जब एक्सीडेंट करता है तो एयरबैग खुल जाता है या नहीं खुलता है। एयरबैग होने के बाद कभी कभी नहीं खुलता है बेटा, या एयरबैग खुल जाता है। आखिर ये किस कारण से होता है, या दुर्घटना के समय दुर्घटना के बारे में पता लगाने के लिए जो हमें संकेत मिलता है वह किसके द्वारा मिलता है। तो दुर्घटना के समय जब हम जो एयरबैग खुल जाता है, जिससे दुर्घटना, वाहन दुर्घटना के समय एयरबैग अगर खुल जाए तो जो व्यक्ति बैठा है उसको चांसेस होते हैं उसके बचने के, कम चोट लगने के। तो उसमें एक उपकरण लगा होता है जिसे एक्सीलरोमीटर कहते हैं, त्वरण मापी। दूसरा प्रश्न, लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है पता लगाना। भाई लैपटॉप, जैसे लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं, अचानक फ्री फॉल नीचे गिरने लगे, तो नीचे जब गिरने लगता है तो लैपटॉप में भी एक्सेलेरोमीटर होता है, त्वरण मापी, जो हार्ड डिस्क में जो भी आपके मैटर संग्रहित हैं उन मैटर्स को नुकसान न पहुंचे तो त्वरण मापी क्या करता है, उस नुकसान से बचाने के लिए उसे बंद कर देता है तुरंत।
और हार्ड डिस्क के जितने भी मैटर होते हैं उन मैटर को सुरक्षित रख लेता है। यानी इसमें भी एक्सेलेरोमीटर कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रहा है। स्मार्टफोन के झुकाव का, जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, पता लगाना। आप जिस कोई भी उपयोग करता है जो किसी परिवेश में जब कोई कार्य करता है तो उस परिवेश में उस कार्य को करने के लिए अनुकूल बनाने, मतलब कि उस कार्य के प्रति अनुकूल बनाना, यह भी त्वरणमापी का कार्य होता है। यानी कार, अब प्रश्न क्या है कि कार क्रैश टक्कर का जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाता है, पता लगाना। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन या डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना। उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है? तो मैंने अभी आपको बताया ना कि कार क्रैश में भी त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लैपटॉप अगर नीचे गिर रहा है उस समय भी हम लोग त्वरणमापी का प्रयोग करते हैं। और अपने आसपास के वातावरण को, उपयोगकर्ता को किसी वस्तु के परिवेश को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति प्रदान करता है, वो भी त्वरणमापी करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसके तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं। यानी उपयुक्त क्रियाओं में त्वरणमापी के प्रकार की आवश्यकता है, सभी तीनों में इसकी आवश्यकता है। यानी इसका जो उत्तर है त्वरणमापी का, वह सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्लियर हो गया? तो ये आपके सी ऑप्शन का, इसका उत्तर जो है सी ऑप्शन है, सभी तीनों। यानी कि वाहन दुर्घटना के समय संकेत प्रदान करने में त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर मदद करता है। लैपटॉप अगर अचानक कार्य करते समय नीचे गिरने लगे तो डिस्प्ले को बंद करके हार्ड डिस्क के मटेरियल्स को सुरक्षित रखता है त्वरणमापी। और उपयोगकर्ता जब किसी परिवेश में कार्य करता है तो उस परिवेश के, किसी वस्तु के परिवेश को बेहतर ढंग से समझने की अनुमति प्रदान करता है आपका एक्सेलेरोमीटर। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। यानी इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ पिंड हैं जो अंतरिक्ष में हैं, सेफिड, निहारिकाएं, पल्सर। मुझे जहां तक विश्वास है निहारिकाओं के बारे में आप सब जानते होंगे। सेफिड और पल्सर ही आप लोगों को थोड़ी दुविधा में डालेगा। इसका वर्णन किया गया है कि सेफिड जो है यह अंतरिक्ष में धूल और गैस का विशाल बादल है। यह तो कतई नहीं, ये तो अगर रखा जाए तो निहारिकाओं को कहा जा सकता है, लेकिन सेफिड को नहीं कहा जा सकता। सेफिड जो होता है, जिन्हें सेफिड वेरिएबल्स के नाम से भी जाना जाता है। सेफिड को, जो सेफिड है, सेफिड को सेफिड वेरिएबल्स के नाम से भी जाना जाता है। सेफिड जो होता है, सेफिड वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसे पिंड हैं, ऐसे तारे हैं जो कभी बहुत तीव्र चमक देते हैं, कभी बहुत मंद चमक देते हैं। यानी बहुत तीव्रता से चमकते हैं, बहुत फिर लगेगा कि बहुत मंद चमक, यानी बहुत धीमी चमक दे रहे हैं। इसका उपयोग करके जो खगोलविद हैं, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जो कई प्रकाश वर्ष दूर जो खगोलीय पिंड हैं, उनकी दूरी को मापने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये सेफिड्स होते हैं बेटा। सेफिड्स को सेफिड वेरिएबल्स कहते हैं। ऐसे तारे होते हैं जो समय समय पर तीव्र एवं मंद रूप से प्रकाशित होते हैं, और इन्हीं विशेषताओं के कारण खगोलविद जो हैं, कई प्रकाश वर्ष दूर जो खगोलीय पिंड हैं, उनकी दूरी को मापने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ये सेफिड्स होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरा है निहारिकाएं। निहारिकाएं तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं, नहीं। निहारिकाएं जो होती हैं, ये अंतरिक्ष में मौजूद जो धूल के कण होते हैं, उन धूल के कणों का एक
बादल के रूप में एक संरचना होती है। धूल एवं गैसों का एक विशाल बादल कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नीहारिका जो है धूल एवं गैसों का एक विशाल बादल है। अरे इसका उदाहरण आप सुपरनोवा कह सकते हैं। सुपरनोवा जो है वह एक प्रकार के नीहारिका का एक उदाहरण है। यानी नीहारिकाएं जो हैं अंतरिक्ष में धूल एवं गैसों का एक विशाल बादल होता है। या आप कह सकते हैं कि जो अंतरिक्ष में जो मृत तारे होते हैं, मृत तारों के विस्फोट से जो गैसें निकलती हैं उनसे भी नीहारिकाओं का निर्माण होता है। तो ये नीहारिकाएं होती हैं। तीसरा है पल्सर, यानी ये भी गलत है और ये भी गलत है। पल्सर को कह रहा है कि न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। पल्सर देखिए घूर्णन कर रहे न्यूट्रॉन तारे होते हैं। ये जो पल्सर है ना, ये पल्सर जो है ये एक प्रकार का घूर्णन कर रहे तारे होते हैं। ये घूर्णन कर रहे तारे होते हैं जो पल्सर है। ये जो बात कही जा रही है ये नहीं है कि न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है, उनका निपात हो जाता है। पल्सर जो है घूर्णन कर रहे तारे होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं। घूर्णन कर रहे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो पल्सर हैं, जिनके नियमित अंतराल पर विकिरण में स्पंदन होता है। क्या होता है? जिनके नियमित अंतराल पर विकिरण में स्पंदन होता है। तो इस प्रकार से हम तीनों के बारे में देख लिए कि सेफिड क्या है, नीहारिकाएं क्या है, पल्सर क्या है। और ये जो वर्णन किया गया है सेफिड, नीहारिकाओं, पल्सर से संबंधित, ये तीनों गलत है। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो कोई सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। तो ये इस ऑप्शन जो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह डी है। सेफिड क्या होता है मैंने बता दिया। सेफिड वेरिएबल्स होते हैं, तारे होते हैं, और ये मंद और तीव्र प्रकाशित होते रहते हैं, खगोलीय दूरियों को मापने में प्रयोग करते हैं। नीहारिकाएं क्या हैं? नीहारिकाएं धूल एवं गैसों का एक विशाल बादल की तरह भंडार हैं। सुपरनोवा इसका एक उदाहरण है। कभी कोई मृत तारे जब विस्फोट करते हैं तो विस्फोट के दौरान जो गैसें निकलती हैं उनसे भी नीहारिकाओं का निर्माण होता है। पल्सर क्या है? घूर्णन कर रहे न्यूट्रॉन तारे होते हैं और नियमित अंतराल पर विकिरण के इसमें विकिरण में स्पंदन होता रहता है। इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन का वर्णन जो दिया गया ये गलत है और इसका उत्तर जो है यह डी सही है, यानी कोई भी नहीं इस प्रश्न का उत्तर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है? देखो, प्रश्न को ध्यान से आप सुनेंगे, समझेंगे तो चलिए इसका उत्तर तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसका उत्तर डी है, जापान, जिसका नेविगेशन प्रणाली का नाम QZSS करके है। लेकिन नेविगेशन होता क्या है पहले इसको हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ पर दो तरह की वस्तुएं हैं। एक वस्तु जो है जो गति कर रही है और एक वस्तु जो है स्थिर है। और ये हमारे अंतरिक्ष में ये हमारा सैटेलाइट स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष में ये सैटेलाइट स्थापित किया गया है जो इस पृथ्वी की निगरानी कर रहा है। कैसी निगरानी कर रहा है? जो गति कर रही वस्तु और स्थिर वस्तु की अवस्थिति की जानकारी देता है। स्थिति की जानकारी देता है कि यह किस स्थिति में है। इस सैटेलाइट में एक पेलोड्स लगाया गया है जिसको हम लोग एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। एटॉमिक क्लॉक कहते हैं जो सही सटीक जानकारी देता है। और ये जो एटॉमिक क्लॉक जो है ये बना किसका है? रुबिडियम का बना हुआ है। रुबिडियम का बनाया जाता है। तो ये नेविगेशन सैटेलाइट कहलाता है। यानी कि पृथ्वी पर गति कर रही वस्तु, पृथ्वी के सापेक्ष जो उपग्रह है उस उपग्रह के सापेक्ष
पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु गति कर रही हो या स्थिर अवस्था में हो तो उसकी अवस्थिति की जानकारी और एग्जैक्ट समय की जानकारी देने में जो मदद करता है उसे नेविगेशन सैटेलाइट कहते हैं। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में बहुत तमाम देश हैं जिन्होंने नेविगेशन उपग्रह बनाया है। उनमें सबसे पहले अमेरिका के नौवहन उपग्रह को हम लोग जीपीएस कहते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। रूस ने बनाया है, रूस के नेविगेशन सैटेलाइट को हम लोग ग्लोनास कहते हैं। यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट को गैलीलियो के नाम से जानते हैं। चाइना है, चीन ने भी नेविगेशन सैटेलाइट बनाया है जिसे हम लोग बाइडू कहते हैं। भारत है, भारत ने भी नेविगेशन सैटेलाइट बनाया है जिसे IRNSS या नाविक कहा जाता है, एक गगन के नाम से जाना जाता है। तो भारत ने भी यह बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जापान का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जापान ने बनाया ही है, क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो IRNSS जो है यह भारत का क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं। इसे नाविक नाम से भी जाना जाता है। और एक बनाया है जो ग्लोबल और रीजनल दोनों है जिसे गगन कहते हैं। गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। इनके द्वारा पृथ्वी पर हो रही, भारत के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, गतिशील पिंड हो या स्थिर पिंड हो, उनकी अवस्थिति की वास्तविक जानकारी हमें पता चलता है। यातायात संबंधित जानकारी पर पता चलता है, चाहे जल यातायात हो, वायु यातायात हो, रेल यातायात हो। सैन्य क्षेत्र में भी ये हमारी मदद कर रहा है। ऐसे तमाम क्षेत्रों में ये नौवहन उपग्रह हमारी मदद कर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अंतरिक्ष में 3 प्रकार की कक्षाएं हैं जहां उपग्रहों को स्थापित किया जाता है। लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी जिसे हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में जितने भी भारत को छोड़कर अन्य देश हैं उनके नौवहन उपग्रह मिडिल अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए गए हैं। भारत के जो नौवहन उपग्रह हैं वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में न स्थापित करके उन्हें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया गया है। और वहां से ये पृथ्वी पर जो भी जानकारी हमें प्रदान करनी होती है नौवहन उपग्रहों के द्वारा, वहां पर वो रहकर हमें प्रदान करते रहते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर जो है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन प्रणाली है? तो जापान के पास है, इन तीनों के पास नहीं है। इनके अलावा ये जो देश हैं इन देशों के पास नेविगेशन सिस्टम मौजूद है। क्लियर? आइए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न था ये। प्रश्न है, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधार नोदित होती है जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। ठीक उल्टा लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन, अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चलित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भी ठीक उल्टा लिखा हुआ है। पहले मैं इस प्रश्नों का उत्तर आपको बता दूं कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, पूछा गया कि सही कौन सा है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। न तो एक सही है न तो 2 सही है। पहले मैं आपको यह बता दूं। अब आते हैं, हम लोग ये जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है और क्रूज मिसाइल क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लें। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, पहले तो मिसाइल एक ऐसा, मिसाइल को प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, एक ऐसा उपकरण है जिसमें युद्धक सामग्री को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, या कह दे कि लक्ष्य को नष्ट करने के लिए हम लोग जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे मिसाइल के नाम से जानते हैं। मिसाइल 2 प्रकार की होती हैं, एक बैलिस्टिक और एक क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है ये मानव द्वारा संचालित किया जाता है, मानव द्वारा इसे संचालित किया जाता है और ये खूब ऊंचाई पर रॉकेट जिस तरीके से भेजा जाता है उसी तरीके से इसका प्रक्षेपण करते हैं। इसे लगभग समताप मंडल तक भी भेजा जा सकता है और फिर वहां से परवलयाकार पथ बनाकर यह
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के दम पर नीचे गिरता है और इसको टारगेट के ऊपर अटैक कराया जाता है, टारगेट के ऊपर गिरता है और टारगेट को नष्ट करता है। तो इस तरीके से जब कोई मिसाइल अत्यधिक ऊंचाई पर पहुंचाकर परवलयाकार पथ प्रदान करा के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद से टारगेट को उड़ाते हैं, उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। आपको और जानकारी दे दूं, बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये एयर डिफेंस सिस्टम इसे कैच कर लेता है, अर्थात दुश्मन देश जो है इसका पता लगाने में समर्थ होते हैं, इसका पता लगाया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत पृथ्वी, आकाश, अग्नि, ये सब जो हैं ये सब बैलिस्टिक मिसाइल के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल जो है ये पृथ्वी के नजदीक परवलयाकार पथ बनाकर टारगेट को उड़ाने का प्रयास करता है। टारगेट अगर कहीं इधर उधर भटक जाए तो टारगेट के ये पीछे पड़ जाता है टारगेट को नष्ट करने के लिए। चूंकि ये पृथ्वी के इतने नजदीक उड़ता है कि एयर डिफेंस सिस्टम इसे अपने राडार के द्वारा कैप्चर नहीं कर पाता, जिससे ये लक्ष्य को नष्ट करने में इसको बहुत आसानी हो जाती है। क्रूज मिसाइल इसे कहते हैं। क्रूज मिसाइल के अंतर्गत ब्रह्मोस, निर्भय इत्यादि जो हैं यह सब क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आते हैं। क्रूज मिसाइल की जो स्पीड होती है वह ध्वनि की गति से भी तीव्र गति से होती है, इसीलिए इनको सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड के रूप में जाना जाता है, यानी इसे मैक संख्या से इसे मेजर किया जाता है। ब्रह्मोस भारत का क्रूज मिसाइल है, निर्भय भारत का क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस के बारे में कहा जाता है फायर एंड फॉरगेट। ब्रह्मोस मिसाइल जो बनाया गया यह भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम पर और रूस के मस्कवा नदी के नाम पर इसको रखा गया, क्योंकि दोनों देशों का सहयोग इसमें प्राप्त है। पहले हमारे पास यह अधिकार नहीं था कि हम 290 किलोमीटर से अधिक क्षमता वाला क्रूज मिसाइल बना सके, क्योंकि एमटीसीआर की सदस्यता हमारे पास नहीं थी। अब सदस्यता हमारे पास हो गई है। अब हम लोग 290 किलोमीटर से अधिक क्षमता वाला क्रूज मिसाइल बनाने में सक्षम भी हो गए हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग मिसाइल बना ही नहीं रहे हैं या दूसरे देशों के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं हैं। अब हम लोग मिसाइल बनाकर दुनिया के तमाम देशों को बेच भी रहे हैं, जिससे आर्थिक उन्नति भी राष्ट्र की हो रही है। तो रक्षा के क्षेत्र में हम दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इन दोनों ऑप्शन के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। जो अग्नि 5 है, अग्नि 5 के बारे में बता दें कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता वाला मिसाइल है। और जो क्रूज मिसाइल होता है ये हाइपरसोनिक या सबसोनिक होता है। इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताया है, दोनों ऑप्शन जो इसके गलत हैं। तो इसका उत्तर जो है डी, न तो 1 और न ही 2 इसके उत्तर हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवधोनिक चाल पर प्रधानोदित होती है, ऐसा नहीं है। जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है, ऐसा नहीं है, ठीक उल्टा है इसका। और अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, नहीं, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, नहीं, ब्रह्मोस जो है क्रूज मिसाइल है। इस प्रकार से ये दोनों न तो 1 और न ही 2, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हरित हाइड्रोजन होता क्या है। हरित हाइड्रोजन एक तरह से नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। हरित हाइड्रोजन को लाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इससे पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता। जो तमाम तरह की ग्लोबल वार्मिंग या तमाम तरह की वैश्विक प्रदूषण की जो समस्या देखने को मिल रही है, उस समस्या से हम लोग निजात पाएंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जिसमें जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कराकर हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग एक तरह से हरित हाइड्रोजन के रूप में हम लोग जानते हैं। हरित हाइड्रोजन जो है, इसका पहला ऑप्शन दिया है कि इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? तो सही बात है, जो हरित हाइड्रोजन जो है इसका आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है, यह सही है। प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह भी सही है। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, जर्मनी में एक ट्रेन चलाई जा रही है जो हरित हाइड्रोजन पर आधारित है, जो हरित हाइड्रोजन पर आधारित है। इस प्रकार से इसके ये तीनों ऑप्शन जो हैं वह सही हैं, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और हरित हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया कि यह नवीकरणीय ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जिसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं और इन्हें अक्षय ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है। जल के विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं, वहां से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं, वहां से हम लोग इस तरह की ऊर्जा का निर्माण करते हैं और इस ऊर्जा को हम लोग आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बताएं कि ये आंतरिक दहन इंजन में तो इसका प्रयोग होता ही है, साथ ही साथ ईंधन सेल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जर्मनी में एक जो ट्रेन चलाई जा रही है जो हरित हाइड्रोजन पर आधारित है, वह यह प्रमाणित करता है कि वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपका प्रश्न था यूपीएससी 2023 में जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जो प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने पूरा प्रयास किया कि इन प्रश्नों को एक एक करके स्पष्ट करूं और इन प्रश्नों का सही उत्तर क्या हो सकता है उसको बताऊं। आशा करते हैं कि आप सभी जितने भी विद्यार्थी मेरे इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं। मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। आप सब प्रारंभिक परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा में प्रवेश करें और जल्द से जल्द अपना परिणाम दें। जाते जाते मैं एक बार फिर अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डीपीएन सिंह है। मैं फैकल्टी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट इन दोनों विषयों को पढ़ाता हूं और ये पूरी कक्षाएं दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चलाई जा रही हैं। ये जो डिस्कशन आज का था, ये दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से था। आशा करते हैं आप सब लाभान्वित हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।